यार तो कल में धड़के एपिसोड 5। मीटिंग से वापसी पर वो उसे अपने साथ घर ले जा रहा था, जिसका रूह को तो कोई इल्म ना था। सर प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दें, अम्मी घर पर अकेली होंगी। उसे मीर मैंशन के रास्ते जाता देखकर वो समझ गई थी कि वो उसे घर ले जा रहा है। नर्स हैं उनके साथ, तुम फिक्र ना करो। वैसे भी दायर और मामा तुम्हारा वेट कर रही हैं। मैंने सुबह ही दायर को तुम्हारे साथ आने का बता दिया था, लेकिन मुझे घर जाना है। प्लीज़, अम्मी को दवाई देनी होती है, मुझे उनकी फ़िक्र रहेगी। फिर कभी मीर मैंशन चली जाऊंगी। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वो किसी को इजाज़त नहीं दे सकती थी कि कोई उसके किरदार पर उंगली उठाए, क्योंकि ये तो तय था, वापस तो अज़मीर ने उसे अकेले नहीं आने देना था। और अगर इतनी रात को वो अपने बॉस के साथ वापस जाती तो लोग 100 तरह की बातें करते। पहले इस लोगों की बातों की परवाह नहीं होती थी, क्योंकि उसका बाप ज़िंदा था, लेकिन अब उसे हर कदम पर अपनी हिफाजत खुद करनी थी। ये नहीं चाहता था कि उसे अज़मीर पर यकीन नहीं था। वो खुद से भी बढ़कर उस पर भरोसा करती थी, लेकिन दुनिया को कौन समझाता। मैं ड्रॉप कर दूँगा, अब किसी किस्म की बात सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं। रूह प्लीज़, जो भी बातें होंगी अब घर जाकर होंगी। वो अटल लहजे में बोला तो वो भी चुप हो गई। जानती थी मीर ने करनी अपनी मर्ज़ी ही थी, इसलिए बहस करने से बेहतर उसने चुप रहना समझा। लेकिन अम्मी की फ़िक्र उसे बहुत थी। वो दोनों घर पहुँचे तो लाउंज में ही वो तीनों उनका वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वो नजमा को सलाम करते बोली तो उन्होंने उसे सीने से लगाया। उसके बाद दाई ने भी खुश दिली से उसे गले लगाया। सईद साहब ने भी सर पर हाथ रखते उसे दुआएं दी तो वो उनके इतने प्यार पर शर्मिंदा हो गई। कितने अच्छे लोग थे और वो उनसे मिलने पर इनकार कर रही थी, जबकि अज़मीर तो बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आज मैंने सब कुछ अपनी बेटी की पसंद का बनाया है। शुक्र है अज़मीर ने सुबह दायर को बता दिया था कि तुम भी आज आने वाली हो साथ, इसलिए सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। वो उसे साथ लिए खाने की टेबल तक आई। वो तो बस बराए नाम ही खा रही थी, जबकि दायर मुसलसल इसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रही थी। खाने के बाद दायर ने सबके लिए ग्रीन टी बनाई थी। रूह बस घर जाना चाहती थी, जबकि अज़मीर का कोई इरादा नहीं था उसे इतनी जल्दी वापस छोड़ने का। अज़मीर ने माँ को इशारा किया तो वह इस बात में सर हिलाते रूह को अपने कमरे में ले गईं। रूह मेरी जान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई। उसे अपने साथ बेड पर बिठाते बोली। जी मैम बोलें, क्या बात है। पहली बात रूह, मुझे मैम नहीं आंटी बुलाया करो, वो भी फ़िलहाल के लिए। बाद में तो तुम भी मुझे अज़मीर की तरह मामा बुलाओगी। दूसरी बात, मुझे बताओ मेरी जान, क्या बात है। ख़ुद को दुनिया से अलग करके रख लिया है खुद को। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अज़मीर तुम्हें बहुत चाहता है, वो अपने दिल की सुनने वाला इंसान है और तुम उसके दिल पर काबिज़ हो। वो मर कर भी तुमसे कभी दूर नहीं होगा। तो बताओ क्यों इसे और ख़ुद को तकलीफ़ दे रही हो। बहुत प्यार से उससे बात कर रही थी, जबकि रूह की आंखें भीग चुकी थीं। आंटी, मैं खुद नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। बाबा के जाने के बाद सब बदल गया है। बहुत मुश्किलात उठानी पड़ी। अकेला समझकर सबने मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की। मैं अकेली रह गई थी, सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। पेट भरने के लिए घर से निकलना पड़ा और जगह जगह पर मुझे इंसान के रूप में छुपे दरिंदे दिखे। कई जगहों पर नौकरी से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत बचानी पड़ी। इन सब बातों का अम्मी को नहीं पता और ना ही कभी मैंने उनसे जिक्र किया। इज्जत के डर से अम्मी कभी मुझे घर से ना निकलने देती और ख़ुद ही कमाने निकल पड़ती, लेकिन इस उम्र में इन्हें जलील होते नहीं देख सकती थी। लेकिन ये भी सच है, आज अगर मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त से कमा रही हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। लेकिन मैं हकीकत में रहने वाली लड़की हूँ और ये भी हकीकत है कि मेरा और आपके बेटे का कोई जोड़ नहीं है।
वो एक अच्छी, खूबसूरत और अपने मयार की लड़की डिज़र्व करते हैं। मैं उनके काबिल नहीं हूँ। ये बात मैं अपने रवैये से उनको कई बार बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद वो समझ कर भी नहीं समझना चाहते। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं ऊंचे ख्वाब नहीं देखती, ना ही मुझे मेरे हालात इस बात की इजाज़त देते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप मेरी बात समझ गई होंगी और अपने बेटे को भी समझाएंगी। रूह की बातें सुनकर नजमा बेगम को बहुत तरस आया था उस छोटी सी मासूम सी लड़की पर। वो जान चुकी थी कि वो बहुत बददिल हो चुकी थी लोगों से, लेकिन एक बात तो तय थी कि अपने अज़मीर की दुल्हन तो वो रूह को ही बनाने वाली थी। लेकिन ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़े अज़मीर और दायर ने भी सुनी थी। भाई अब क्या करेंगे आप? दायर ने रूह की बातें सुनकर परेशानी से भाई से पूछा, क्योंकि इसे रूह बहुत अच्छी लगी थी। वो उसे ही अपनी भाभी बनाना चाहती थी, लेकिन रूह तो ख़ुद को उनके काबिल भी नहीं समझती थी। डोंट वरी गुड़िया, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी भाभी रूह ही बनेगी। थोड़ी देर में वो दोनों रूह के घर के रास्ते पर थे। अज़मीर ने उससे कोई बात नहीं की थी, जबकि रूह भी खामोशी से दरवाजे से टेक लगाए बाहर के मनाज़िर देख रही थी। घर पहुँचे तो नरगिस बेगम सो चुकी थी। नर्स ने उन्हें दवाइयाँ दी थी। मेरा इरादा आंटी से मिलने का था। चलो फिर कभी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो एक नज़र उसे देखकर बाहर आया, जब वो भी उसके पीछे बाहर आई। पहुँचते ही मुझे कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, वो फिक्रमंदी से बोली। तो वो मुस्कुराते हुए वापस मुड़ा। क्यों, फ़िक्र रहेगी क्या मेरी तुम्हें? परवाह करती हो मेरी? जाहिर सी बात है सर, काफ़ी रात हो गई है, फ़िक्र तो होगी। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे उसकी फ़िक्र रहती। वो सर झुकाते बोली। न जाने क्यों आँखें अब हर वक्त नम ही रहती थी उसकी। जबकि वो कदम उठाता उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी थोड़ी सी पकड़ते उसका चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन रूह ने नज़रें ऊपर ना उठाई। एक दिन आएगा जब तुम्हें सिर्फ मेरी फ़िक्र होगी, सिर्फ मेरी परवाह होगी, जब तुम मेरी वापसी का बेचैनी से, शिद्दत से इंतज़ार किया करोगी, जब तुम्हें अज़मीर खान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम दिन रात सिर्फ मेरी पनाहों में गुजारा करोगी। मैं तुम्हारे जीने की वजह बन जाऊंगा। तुम्हारे रोम रोम में अज़मीर खान की खुशबू आएगी। वो वक्त दूर नहीं जब तुम नहीं रहोगी। मैं नहीं रहूँगा। तुम मैं बन जाओगी, मैं तुम बन जाऊँगा। वो इतना दिलकश और प्यारा बोल रहा था कि वो आंखें उठाने पर मजबूर हो गई थी। मैं कोई ख्वाब नहीं देखना चाहती सर। जब भी कोई ख्वाब देखा, कोई ख्वाहिश की, उसका बहुत भयानक नतीजा निकला। अब ख्वाब देखना भी छोड़ दिए हैं। बहुत डर लगता है मुझे सर। डरती हूँ कि अब अगर कोई ख्वाब देखा और वो पूरा ना हो सका तो टूट जाऊँगी। वो नम आवाज़ में वो नम आँखों से बोली, तो अज़मीर ने उसे सीने से लगा लिया। मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो रूह, मैं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूँगा। हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। बस एक बार यकीन कर लो मुझ पर। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, एक बार मुझे अपना हाथ थमा दो। यकीन करो कभी नहीं छोड़ूँगा। वो प्यार से उसका सर सहलाते बोला, लेकिन रूह बिना कोई जवाब दिए उससे अलग हुई। बस इतना कहा कि पहुंचकर मैसेज कर दीजिएगा और अंदर चली गई, जबकि वो बेबसी से उसे ज़्यादा देख रहा था। फिर भी वो खामोशी से वहाँ से निकल आया था। यारम, मीटिंग कैसी रही आज की? सब लोग खाने के बाद बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जब काज़िम साहब ने यारम से पूछा। मीटिंग बहुत अच्छी रही बाबा। मुझे यकीन है वो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के साथ ही करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड यारम, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुस्तफ़ा ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा।
वैसे अजमीर खान एक अच्छा इंसान है, मुझे वो पसंद आया। यकीनन उसके साथ काम करके मज़ा आएगा। यारम की बात सुनकर जहाँ मुस्तफ़ा ने मुस्कुराहट छुपाई, वहाँ बाप की घुरी से वो गड़बड़ा गया। यारम खान साहब, ये बिज़नेस है जहाँ हर काम संजीदगी और देखभाल से किया जाता है, ना कि मज़े के लिए। यार बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि उसके साथ काम करने में फ़ायदा होगा। वो गड़बड़ाते चाहे होठों से लगा गया, जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। सब बातों में मसरूफ़ थे जब हानि वहाँ आई। और सॉरी हानि यार, मीटिंग में बिज़ी था, तुम्हारा काम नहीं कर सका, लेकिन कल पक्का हम दोनों साथ जाएंगे। हानि को देखकर यारम को याद आया था कि उसे कुछ बुक्स चाहिए थी। कोई बात नहीं भाई, हम कल ले लेंगे। देखो लड़की, मैंने पहले भी कहा था तुमसे, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें। मेरा बेटा तुम्हारा नौकर नहीं है, जो भी काम हो खुद कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हें इतनी आसानी से कहाँ कुछ समझ आता है। तुम्हें देखकर खून खौलता है मेरा। न शक्ल है न सूरत, न जाने खुदा ने तुम्हें मेरे घर क्यों पैदा कर दिया। इससे पहले कि वो यारम से कुछ और बात कहती, काज़िम साहब की करख्त आवाज़ गूंजी थी। मैंने फ़ैसला किया है कि यूनी की पढ़ाई तुम हॉस्टल में रहकर करोगी। कुछ अर्सा ही सही तुम्हारी ये बदसूरती तो नहीं देखनी पड़ेगी। जबकि बाकी सब इनके एकदम से किए जाने फैसले से परेशान हो गए थे। सब जानते थे हानि घर के अलावा कहीं और नहीं रह सकती। कितनी बार रात को वो नैन या दिलीप के साथ सोती थी। वो अकेले और घर के बाहर कभी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो बहुत डरती थी। नहीं बाबा, ऐसा मत करें, मैं घर के अलावा कहीं नहीं रह सकती। मुझे डर लगता है। मैं अपने सारे काम खुद कर लूँगी। मैं भाई से तो क्या, किसी को भी नहीं कहूँगी। लेकिन प्लीज़ मुझे हॉस्टल ना भेजें। वो मासूम तो हॉस्टल का नाम सुनकर ही मरने वाली हो गई थी। वो रोते हुए अपने बाप की मिन्नतें कर रही थी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, पेपर्स के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगी। काजिम साहब अपना फ़ैसला सुनाते वहाँ से उठकर चले गए थे। बड़े पापा, आप बाबा से कहीं ना, मुझे नहीं जाना हॉस्टल। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। वो रोते हुए दिलावर के कदमों में जा बैठी। नीचे से उठो मेरी जान, यहाँ हो मेरे पास। दिलावर खान उसे नीचे से उठाते सीने से लगा गए। मैं बात करूँगा काजिम से, कहीं नहीं भेजेगा वो तुम्हें। रोते नहीं है मेरी जान, मेरी गुड़िया तो बहादुर है ना। उसका सर चूमते उसे प्यार से बहला रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि काजिम अपना फ़ैसला कभी नहीं बदलेगा। नील, रोना तो बंद करो यार, रोने से क्या मसला हल हो जाएगा। जब से उसने काजिम का फ़ैसला सुनना था, मुसलसल रोए जा रही थी। शहराम बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो क्यों हानि को हम सब से दूर कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है हानि ने उनका? इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? मुझसे इतना प्यार और हानि से इतनी नफ़रत कि उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते, और तो और मामा भी बाबा का साथ दे रही हैं। ऐसा क्यों? दिल यार, बाबा ने कहा है ना वो चाचू से बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगी हानि, हम सबके साथ रहेगी। बस तुम रोना बंद करो। उसे कंधे से पकड़कर सीने से लगाते बोला। कहाँ बर्दाश्त है उसको दिल के आंसू, जबकि दिल को भी थोड़ा हौसला मिला। मेरे आंसू तब बंद होते हैं जब इनको बहाने वाली को चॉकलेट मिलती है। लॉर्ड से उसे हक करते बोली, जबकि उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। अभी चॉकलेट तो नहीं मिल सकती, लेकिन चॉकलेट से ज़्यादा भी कुछ है जो तुम्हें मिल सकता है। उसके होठों को अंगूठे से सहलाते बोला, जबकि उसकी बात सुनकर वो घबराते हुए उससे दूर हुई। नहीं चाहिए चॉकलेट, उसे खुद से दूर करती अंदर भाग गई, जबकि पीछे से उसका कहका उसे साफ सुनाई दिया था। वो बस यही चाहता था कि वो हानि के बारे में सोचकर रोती ना रहे, इसलिए ऐसी बात कर दी थी ताकि वो उसके अलावा कुछ और सोच ही ना सके। क्या मज़ा दुनिया की इन रंगीनियों का, जब दिल ही वीरान हो गया। क्या तेरा क्या मेरा, मेरा तो कुछ भी अपना ना रहा। वो शख़ैर के तख़ल्लुस के जैसा बस यादों में ही रह गया। वो तन्हाई, वो बिसाते ज़िंदगी, सब पुराने ख्वाबों के जैसे ही। वो मौसीकी, वो गुनगुनाना,
सब जैसे खाक हो गया, वो जीना भी क्या जीना, जिस जीने में कोई रंग ना हो। वो लोगों की ज़िंदगी की बहारें मेरी ज़िंदगी की ख़ज़ां बन गईं जैसे, क्या तौर एतवार उनकी महफ़िलों के, दिल उसमें भी पीछे रह गया।